नमस्कार साथियों, वेलकम टू साइकोलॉजी कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी से आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो कि आपको पता है कि 7 जुलाई को हमारा सीटेट का जो पेपर है वह आयोजित होने वाला है। उसकी लगातार तैयारी हम आपके सामने जो साइकोलॉजी कैंपस है वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवा रहा है। जी हाँ, जैसे हमारा एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हमें ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की। चाहे हमने कितना ही कंटेंट क्यों ना पढ़ लिया हो, हमें जब तक ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस बार बार नहीं कर पाएंगे तो हम एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास साइकोलॉजी प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी कैंपस के अंदर आपके सामने हर एक यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं सीटेट की सीडीबी को लेकर। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। आज का हमारा टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर से ये मानिए आप 2011 से जब से सीटेट का यहाँ पर पेपर चालू हुआ है तभी से ही एक प्रश्न इसमें से लगातार आ रहा है। और 7 तारीख को जो हमारा सीटेट का पेपर है उसमें भी एक प्रश्न यहाँ हमें देखने को मिलेगा। अब प्रश्न किस तरह को देखने का मिलेगा, चर्चा करते हैं हम उसकी चर्चा। साथियों, आपको पता है कि एक कक्षा होती है, कक्षा के अंदर हमने देखा है कि जो अनेक विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उसके अंदर बालक और बालिकाएं दो होते हैं। तो हर बालक और हर बालिका के अंदर सीखने की क्षमता, बालक और बालिका की रुचि यानी कि इंटरेस्ट और उसकी जो व्यक्तिगत जो क्षमता, उसकी जो योग्यता सबकी अलग अलग होती है। उन सभी के अनुसार एक शिक्षक को यहाँ एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था उसके माध्यम से टीचिंग करवानी चाहिए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के माध्यम से ही एक शिक्षक को यहाँ पर शिक्षण विधि का उपयोग टीएलएम, चाहे वो कोकरिकुलर एक्टिविटी हो, शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से हो, चाहे वो टीएलएम के माध्यम से हो, अनेक प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से यानी कि स्टूडेंट को शिक्षण करवाना है। तो करते हैं बात और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। आज के सेशन को सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। चैनल का नाम हमारा साइकोलॉजी कैंपस है, जो कि सीटेट की एग्जाम और इसके बाद आपको पता है चाहे वो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर रिट की वैकेंसी जल्दी आने वाली है और अदर टेट एग्जाम यूपी बिहार के अंदर भी ये जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है सीटेट के चाहे वो सीटेट के हो चाहे वो अदर टेट एग्जाम हो, हर टीचिंग एग्जाम के अंदर यह चैप्टर जरूर आता है। तो करते हैं आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता यानी कि वेरिएबिलिटी लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। जो विद्यार्थी है उनकी सीखने की जो क्षमताएं होती हैं, शैलियां जो होती है वो किस तरह की, यानी कि उनमें विभिन्नताएं किस प्रकार की होती है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। देखते हैं कि उपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा। को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आप हल करने वाले हैं? फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्यार्थियों की जो सीखने की जो शैलियां होती है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, उसके अंदर हमें उन जो विविधताएं होती है, सभी जो स्टूडेंट हैं उनके अलग अलग विविधताएं हैं, उसके अनुसार ही हमें उनको महत्व देना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में इसको देखना चाहिए। उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये तो नेगेटिव हो गया। और अवरोध के रूप में देखना और बाधा के रूप में बिल्कुल नहीं देखना है हमें। चाहे अगर कोई भी स्टूडेंट है वह गलती कर रहा है तो उस गलती को एक टीचर को स्वीकार करनी चाहिए और उस गलती को एक निदानात्मक, जैसे कि अभी आएगा आपके सामने फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो क्लासरूम के अंदर जो सीखने के दौरान किया जाता है, एक शिक्षक को समेटिव की अपेक्षा या समेटिव जो असेसमेंट है यानी कि योगात्मक जो मूल्यांकन है उसकी अपेक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही करना चाहिए। उसी के माध्यम से ही एक स्टूडेंट को यहाँ पर शिक्षण करवाना चाहिए।
जो कि एक सीखने के दौरान होता है, कक्ष के दौरान ये होता है कि बच्चा क्या गलती कर रहा है, उस गलती को पकड़ो और उसको गलती का निदान यानी कि पहले कारण ढूंढो, भाई कारण क्या है, कारण जैसे हमें पता चल गया फिर उसके बाद उसका क्या करो, उपचार करो। यानी कि इस तरह का होता है क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि, क्या बताता है, व्यक्तिगत जो भिन्नता का सिद्धांत क्या बताता है हमें। फर्स्ट ऑप्शन हमारे सामने, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। क्या सभी बच्चों की जो फिजिकल जो डेवलपमेंट है, शारीरिक जो विकास है, क्या वो सभी का एक समान होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। चाहे वो बच्चा ट्विंस ही क्यों ना हो, एक समान तो नहीं होता। ये तो कट जाएगा। सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है, ठीक है। सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान नहीं होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा। यानी कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर जो वृद्धि होती है और विकास होता है, उन दोनों में अंतर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता ही है। एक समान ना तो वृद्धि होती है, एक समान ना विकास होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से एक नेगेटिव है, उसको हमें निकालना है। देखते हैं कौन सा है। छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। जी हाँ, हमें कक्षा के अंदर सभी बच्चों को सोसाइटी और कल्चर के बारे में बिल्कुल डेवलप उसको करना है, ये राइट हो जाएगा। छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, यस, यानी कि स्टूडेंट के अनुसार, यानी कि बच्चों की जो भी रुचि है, व्यक्तिगत जो उनकी विभिन्नता है, उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को क्या करवाना चाहिए, टीचिंग प्रोसेस यहाँ करना चाहिए, शिक्षण यहाँ पर करवाना चाहिए, राइट हो जाएगा। ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, बिल्कुल राइट, ये भी 100% राइट हो जाएगा। यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम टीचर को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहिए, राइट है ये भी। निर्देशों के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स की जो भी पृष्ठभूमि होती है उसको टीचर को अनदेखा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके बारे में टीचर को यहाँ जानना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ का उसी के अनुसार हमें बच्चे का आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमें करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? नहीं का नेगेटिव का भाई कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव ही हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्वेश्चन है, एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है। क्या शामिल है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसके अंदर समावेश और विविधता के संदर्भ में क्या शामिल है। देखते हैं। भाषाई विविधता होती है कक्षा के अंदर। मैं एक कक्षा का उदाहरण लेके देखूं तो बिल्कुल कक्षा के अंदर अनेक प्रकार से यानी कि भाषा बोलने वाले विद्यार्थी यहाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। भाषा विविधता होती है, लिंग विविधता बिल्कुल होती है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता भी हमें मिलती है, देखने को बिल्कुल होती है। योग्यता और विकलांगता यह भी होती है, यानी कि हर बच्चे की क्षमता यहाँ पर अलग होती है, उनकी योग्यता एबिलिटी अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर यहाँ काम करता है। और हर बच्चे में जो मैं दिव्यांगता कह सकता हूँ या विकलांगता कह सकता हूँ वह भी अलग अलग होती है। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा साथियों? 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि चारों ही ऑप्शन इसमें हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है?
यानी कि जो सीखने की जो दर होती है, प्रोग्रेस रेट, या फिर मैं बात करूं लर्निंग जो पीस आर ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि जो सीखने की दर होती है वह किसका परिणाम यहाँ है। देखते हैं किसका है, केवल आनुवंशिकता का। केवल शब्द जहां भी आएगा वह तो कटेगा ऑप्शन बिल्कुल। केवल पर्यावरण का, जी नहीं। आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, बिल्कुल राइट, दोनों का इसमें हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है उसके अंदर आप देखें तो उसमें एक तरह से आनुवंशिकता भी होती है और पर्यावरण, दोनों का इसके अंदर समावेश देखने को में मिलता है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, राइट, थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनकी जो सीखने की जो शैली होती है वह यहाँ किस तरह से एक टीचर को यहाँ देखना चाहिए, किस तरह से देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बाधा के रूप में टीचर को स्टूडेंट की इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं देखना चाहिए, एक पॉजिटिव रूप में हमें देखना चाहिए। सेकंड है, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखते हैं, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, असामान्य व्यवहार के रूप में नहीं, ये भी नेगेटिव है, नहीं होगा। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। देखिए आपको मैं बताऊं, यहाँ शब्द हमारे एक वर्ड आया है, एक शब्द आया अभिसारी चिंतन, यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक बच्चे के ऊपर हमें लागू नहीं करनी चाहिए। अभिसारी की जगह हमें बच्चे को कैसा बनाना है, अपसारी चिंतन हमें बच्चे को करवाना है। यानी कि सृजनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर पैदा करनी है, जिससे कि बच्चा सोच समझ के आधार पर उसका विकास हो, हर चीजों को समझे। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता को किस नजरिए से देखना चाहिए, विकास की प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप से हमें यहाँ देखना चाहिए, यानी कि नेचुरल एंड ऑब्वियस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं भाई। एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अनेक प्रकार के यहाँ पर बच्चे बालक बालिकाएं बैठी हुई हैं, तो एक शिक्षक को यहाँ किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए देखते हैं। अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होगा इसमें। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को कोई महत्व नहीं देना चाहिए, जी नहीं, महत्व देना चाहिए, नेगेटिव ये नहीं होगा। कक्षा में एक भयभीत वातावरण बनाना चाहिए, कक्षा में भयभीत वातावरण नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट कक्षा के अंदर होना चाहिए, भयमुक्त वातावरण यहाँ होना चाहिए, तभी तो बच्चा टीचर के सामने अपनी बात रख पाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा कि जो विद्यार्थी है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही यहाँ विभिन्न प्रकार के शिक्षण और असेसमेंट यहाँ पर, मूल्यांकन यहाँ पर करवाने चाहिए, उन्हीं विधियों का यहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस सर, अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका अनीता मैडम है। अनीता ने देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए अनीता को चाहिए कि वह, यानी कि एक टीचर है और अनीता है मैडम का नाम, तो अनीता मैडम जब क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ा रही है तो किस तरह की यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं और किस तरह का शिक्षण यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, करते हैं। ऑप्शन की बात देखते हैं हम। शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। देखिए, एक समान तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। एक समान तरीका कैसे अपना सकते हैं, यहाँ तो बच्चे अनेक पृष्ठभूमियों और अनेक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर बैठे हुए हैं, तो एक समान मानक हमें नहीं बनाना है, ये नहीं होगा।
छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं। बिल्कुल भी नहीं बनाना है सख्त नियम, लचीलापन हमें लाना है, हमें कठोर नियम, सख्त नियम बिल्कुल हमें क्लासरूम में, विद्यालय के अंदर नहीं बनाना है। ये भी नहीं हो रहा है। सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। बिल्कुल राइट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मैडम को यहाँ कक्षा के अंदर सभी बच्चों की विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग अपने अनुभवों के माध्यम से शिक्षण पद्धति का उपयोग करवाना चाहिए, तभी एक बेहतर टीचिंग लर्निंग यहाँ होगा। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फोर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें। जी नहीं, क्लास में जो भी मतभेद होते हैं उनके बारे में टीचर को पता होना चाहिए कि क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चे, तो फोर ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, बच्चों की स्वीकृति अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है बच्चे की, उनको किस प्रकार से संबोधित नहीं करना चाहिए। देखते हैं, उन्हें बहुविध तरीके से जानकारियों को प्रस्तुत करके, बिल्कुल राइट है, बहुत अनेक प्रकार की जानकारियों के माध्यम से बच्चों को यहाँ करना चाहिए, जानकारियाँ देनी चाहिए। उन्हें सेकंड ऑप्शन है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, बिल्कुल राइट है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, उनका बहुविध तरीके से नामीकरण यानी कि लेवलिंग और पृथकीकरण करके, जी नहीं, हमें कक्षा के अंदर एक जो लेवलिंग होती है, एक पृथकीकरण यानी कि अलग अलग समूह के अंदर हमें डिवाइड बच्चों को नहीं करना है, एक लेवल हमें बच्चों का नहीं नापना है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कौन सा नहीं करना है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव हमें लेना है। 4 ऑप्शन हमें राइट हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। लेबलिंग एंड सेग्रेगेशन देन इन मल्टीपल वाइज। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को यहाँ क्या करना चाहिए। एक टीचर को कक्षा के अंदर उनकी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार क्या करना चाहिए। देखते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करें, जी नहीं, एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का हमें प्रयोग नहीं करना है। पाठ्यक्रम को हमें लचीला बनाना है, किनके अनुसार, बच्चों के अनुसार बनाना है, तभी तो बच्चे समझ पाएंगे और चीजों को सीख पाएंगे। सेकंड ऑप्शन है, अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता की स्वीकृति, जी हाँ। देखते हैं, सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। बच्चों से निम्न अपेक्षाएं क्यों रखेंगे, बच्चों को एक मोटिवेट यहाँ करना चाहिए, निम्न अपेक्षा नहीं रखनी है। चौथा है, सिर्फ परीक्षा में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों पर ध्यान देना, बिल्कुल नहीं होगा ये। सिर्फ परीक्षा के अंदर, यानी कि यहाँ बात हो रही है समेटिव असेसमेंट की बात हो रही है, जो कि हमें जो समेटिव असेसमेंट होता है उसके अंदर, यानी कि अर्धवार्षिक और जो वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन होता है, क्या उसी पर फोकस हमें करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नई शिक्षा नीति जो आई है अभी 2020 वाली, उसके अंदर समेटिव असेसमेंट को बहुत ही कम कर दिया है, यानी कि जो ग्रेड है, रैंक है, परसेंटेज है, ये बच्चे को मायने नहीं है। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, सीखने के दौरान जो बच्चा, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है नई शिक्षा नीति के अंदर, तो 4 ऑप्शन इसके अंदर नहीं होगा। तो कौन सा होगा इसके अंदर, बताइए। इसके अंदर होगा, अध्यापक को विभिन्नताओं को सम्मान देना है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधिगम की गति और विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्यों के अनुसार ही बच्चों को, यानी विविधता को देखते हुए टीचिंग लर्निंग यहाँ पर करवानी चाहिए, जी हाँ। साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर आज के हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं, यानी कि साइकोलॉजी कैंपस के अंदर आपके सामने डेली शाम को रोजाना सीडीपी के को लेकर, जब तक एग्जाम नहीं होगा 7 जुलाई तक, हम रेगुलर आपके सामने PYQs लेकर आ रहे हैं और आप इनका अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे और शेयर आपके अपने जो YouTube चैनल है साइकोलॉजी कैंपस, इसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। आप सभी को आज के लिए
धन्यवाद, थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट और अगले वीडियो में, जो कि आपको पता है 7 जुलाई आने वाली है और आज हो गया है 3 जुलाई। 3 जुलाई हो गया है और एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं और आप सभी बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्री माइंड से तैयारी हमें करनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।